कहानी की शुरुआत अमेरिका की कोल्ड माउंटेन जेल से होती है, जहां मौत की सजा पाए खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जेल के इस विशेष हिस्से को ग्रीन माइल कहा जाता था, क्योंकि इसके लंबे गलियारे का फर्श हरे रंग का था। यहीं पॉल नाम का एक मुख्य प्रिजन गार्ड काम करता था। उस दौर में पॉल पेशाब की एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी यूरिन इन्फेक्शन से बेहद परेशान था। उसे चलने, बैठने और यहाँ तक कि पेशाब करने तक में असहनीय दर्द होता था। एक दिन जब वह शौचालय में दर्द से तड़प रहा था, तभी उसका साथी गार्ड वहाँ आकर उसे बताता है कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है। बाहर पर्सी वेटमोर नाम का एक क्रूर और घमंडी गार्ड एक बेहद लंबे चौड़े और विशालकाय कैदी को लेकर गलियारे में दाखिल होता है। चलते हुए पर्सी पूरे रास्ते बार बार चिल्लाता है, डेड मैन वॉकिंग। इसका सीधा मतलब था कि उस कैदी को अदालत से मौत की सजा मिल चुकी है और वह यहाँ अपने जीवन के आखिरी दिन काटने आया है। पर्सी स्वभाव से बहुत घमंडी, बदतमीज और निर्दयी इंसान था, जो बेबस कैदियों को डराने और उन्हें तकलीफ देने में मानसिक आनंद लेता था। उस नए कैदी को पॉल के सामने पेश किया जाता है। उसका शरीर इतना विशाल और भयानक था कि पहली नजर में कोई भी आम इंसान उससे थर थर कांप जाए। लेकिन जब पॉल उससे आमने सामने बात करता है तो उसे पता चलता है कि इस दैत्य जैसे भीमकाय शरीर के भीतर एक बेहद मासूम बच्चे जैसा सीधा और सरल स्वभाव छिपा है। पॉल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वह बहुत ही धीमी और सहमी हुई आवाज में जवाब देता है, जॉन कॉफी। पॉल उसे उसकी सुरक्षित कोठरी में बंद कर देता है। तभी जॉन डरते हुए पॉल से पूछता है कि क्या रात में यहाँ की रोशनी बंद कर दी जाती है। वह बताता है कि उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पॉल उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि इस गलियारे की लाइटें पूरी रात जलती रहेंगी, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से जाने से पहले जॉन दोस्ती के इरादे से अपना बड़ा सा हाथ पॉल की तरफ बढ़ाता है। बाकी गार्ड्स एक खूंखार कैदी की यह जुर्रत देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन पॉल बेहद शांत रहकर उससे हाथ मिला लेता है। जैसे ही पॉल आगे बढ़ता है, जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहता है, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की बॉस, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। पॉल को उस समय उसकी इस अजीब बात का कोई मतलब समझ नहीं आता। बाद में जब वह अपने केबिन में जाकर जॉन के केस से जुड़े कागजात और फाइल पढ़ता है तो उसके जेल आने की खौफनाक वजह सामने आती है। जॉन पर 2 मासूम छोटी बच्चियों की बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप था। फाइल के मुताबिक कुछ समय पहले एक घर से 2 छोटी बच्चियां अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उनके परिवार वाले और पूरे गांव के लोग उन्हें ढूंढते हुए जंगल के पास पहुंचे थे। वहां उन्होंने नदी के किनारे जॉन को बैठे देखा था। दोनों बच्चियों की खून से लथपथ लाशें उसकी बाहों में थी। जॉन उन्हें कसकर पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और बार बार कह रहा था कि उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। गांव के लोगों ने मौके के हालात और जॉन के डरावने शरीर को देखकर तुरंत यही मान लिया कि उन बच्चियों का बेरहम कातिल जॉन ही है। उसकी इस मानसिक हालत और आंसुओं पर किसी ने रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। कानून और अदालत ने भी उसे मुख्य दोषी मानते हुए इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा सुना दी। जॉन के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद पॉल भारी मन से वापस अपने काम पर लग जाता है। वह अपने साथी गार्ड्स के साथ मिलकर उस भयानक बिजली की कुर्सी की बारीकी से जांच और सफाई करता है, जिस पर कैदियों को बैठाकर मौत होने तक बिजली के तेज झटके दिए जाते थे। उसी दौरान जेल के शांत गलियारे में अचानक किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। पॉल और बाकी गार्ड्स बाहर जाकर देखते हैं कि उनका एक साथी गार्ड जमीन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वहां फर्श पर एक छोटा सा चूहा निडर होकर घूम रहा था। उस गार्ड ने उसे बिस्कुट का एक टुकड़ा दिया, जिसे मुंह में दबाकर वह चूहा तेजी से सामान रखने वाले एक अंधेरे स्टोर रूम के अंदर चला गया। उसे वहां जाते देख सभी गार्ड्स को शक होता है कि शायद उस चूहे ने कमरे की दीवार में कोई छेद या बिल बना रखा है। उन्हें यह सुरक्षा संबंधी डर भी सताता है कि अगर दीवार में कोई गुप्त रास्ता है तो कोई शातिर कैदी उसका इस्तेमाल करके जेल तोड़कर भाग सकता है। चूहे को पकड़ने के लिए वे तीनों मिलकर उस कमरे का सारा भारी सामान बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पूरा कमरा छान मारने के बाद भी उन्हें न तो वह चूहा मिलता है और न ही कोई बिल। तीनों गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह चूहा पलक झपकते ही कहां गायब हो गया। अगले दिन वही चूहा दोबारा पूरी निडरता से गलियारे में दिखाई देता है। 2 गार्ड्स उसे फिर से खाने के लिए बिस्कुट देते हैं। इसी दौरान क्रूर पर्सी भी वहां पहुंच जाता है। चूहे को देखते ही पर्सी उसे जान से मारने के लिए उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन चतुर चूहा फुर्ती से बचकर फिर उसी अंधेरे कमरे में घुस जाता है। गुस्से में बौखलाया पर्सी कमरे का सारा सामान दोबारा बाहर फेंकना शुरू कर देता है। पॉल और उसके साथी अच्छी तरह जानते थे कि यह सारी मेहनत पूरी तरह बेकार जाएगी, क्योंकि वे एक दिन पहले यही सब करके देख चुके थे। फिर भी पॉल अपने साथियों को चुप रहने का इशारा करता है ताकि घमंडी पर्सी खुद अपनी ताकत और मेहनत बर्बाद करे। काफी देर तक पसीना बहाने के बाद भी पर्सी को चूहा नहीं मिलता और आखिर में थके हारे उसे सारा भारी सामान दोबारा अकेले ही अंदर रखना पड़ता है। अपनी इस सरेआम बेइज्जती से गुस्साया पर्सी बाकी गार्ड्स को अपनी ऊंची पहुंच का डर दिखाते हुए धमकियां देने लगता है। पॉल का एक साथी गार्ड गुस्से में आकर पर्सी की गर्दन दबोच लेता है, लेकिन पर्सी तुरंत अपनी राजनीतिक पहचान का रोब झाड़ने लगता है। दरअसल उसका संबंध राज्य के गवर्नर के परिवार से था, इसलिए वह बार बार दूसरे गार्ड्स की सरकारी नौकरी खत्म करवाने की धौंस देता रहता था। उस मंदी के दौर में आर्थिक हालात बहुत खराब थे और किसी के लिए भी नई नौकरी मिलना आसान नहीं था। इसके बावजूद पॉल बिना डरे सीधे पर्सी से कह देता है कि अगर आज के बाद उसने दोबारा जेल के किसी भी गार्ड को धमकाने की जुर्रत की तो वह चुप नहीं बैठेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद अपनी नौकरी से ही हाथ क्यों न धोना पड़े। अगले दिन पॉल को फिर से बैरक की तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह गलियारे में जाकर देखता है कि यह आवाज डेल नाम के कैदी की कोठरी से आ रही है। जब पॉल पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस नन्हे चूहे को पकड़ने के लिए सभी गार्ड्स कई दिनों से परेशान थे, वह चूहा अब बिना किसी डर के डेल के पास बड़े आराम से बैठा हुआ था। डेल उस चूहे को पाकर बहुत खुश था। उसने बताया कि यह उसका पालतू चूहा है और उसकी हर बात समझता है। डेल लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा गलियारे में फेंकता है और चूहा दौड़कर उसे उठाता है और वापस उसके पास ले आता है। उसने इस चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखा था। पास वाली कोठरी में बैठा जॉन भी यह सब देख रहा था। वह मुस्कुराकर कहता है कि यह चूहा बहुत समझदार है। जॉन का शरीर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी बातें और हरकतें एक मासूम बच्चे जैसी थीं। वह किसी को डराने के बजाय खुद छोटी छोटी बातों से डर जाता था। कुछ देर बाद जेल का वार्डन हैल मूर्स पॉल को अपने दफ्तर में बुलाता है। हैल और पॉल पुराने दोस्त थे। हैल उसे बताता है कि जल्द ही जेल में एक और कैदी
कैदी आने वाला है जिसका नाम विलियम वॉर्टन है। विलियम बहुत खतरनाक अपराधी था। उसने चोरी के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। हैल चाहता था कि पॉल और बाकी गार्ड्स उसके आने के समय पूरी तरह सावधान रहें। बातचीत के दौरान पॉल देखता है कि हैल खुद भी बहुत परेशान है। पूछने पर हैल बताता है कि उसकी पत्नी मेलिंडा के दिमाग में ट्यूमर है। डॉक्टर के अनुसार वह ऐसी जगह पर है जहां उसका इलाज या ऑपरेशन करना लगभग असंभव है। हैल ये बात बताते हुए बेहद भावुक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे बताए कि शायद उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। अगले दिन पॉल और बाकी गार्ड्स दरवाजे के पास विलियम के आने का इंतजार करते हैं। पॉल की बीमारी अब और बढ़ चुकी थी और दर्द इतना तेज था कि उसके लिए सीधे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। तभी जॉन उसे आवाज देता है और सावधान रहने के लिए कहता है। पॉल को समझ नहीं आता कि जॉन को आने वाले इस खतरे का अंदाजा पहले ही कैसे हुआ। कुछ ही देर बाद विलियम को जेल में लाया जाता है। बाहर से वह बेहोश दिखाई दे रहा था, इसलिए गार्ड्स उसे सहारा देकर अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन यह सब उसकी एक चाल और बहाना था। मौका मिलते ही विलियम अचानक होश में आता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। वह एक गार्ड को दबोच लेता है और बाकी लोगों को अपने पास आने से रोकता है। आवाज सुनकर पॉल भी वहां पहुंचता है, लेकिन विलियम उसकी टांगों के बीच जोर से वार कर देता है। पॉल पहले ही पेशाब की बीमारी से बुरी तरह परेशान था, इसलिए वह असहनीय दर्द से वहीं जमीन पर गिर जाता है। किसी तरह वह उठकर अपनी बंदूक विलियम की तरफ तानता है, लेकिन विलियम ने एक गार्ड को अपने सामने ढाल बनाकर पकड़ रखा था, इसलिए गोली चलाना संभव नहीं था। पॉल तुरंत पर्सी से कहता है कि वह अपने डंडे से विलियम पर हमला करे, मगर पर्सी डर के कारण अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। दूसरों को परेशान करने वाला पर्सी असली खतरे के सामने आते ही पूरी तरह घबरा गया था। तभी एक दूसरा गार्ड उसके हाथ से डंडा छीनता है और विलियम पर जोरदार वार कर देता है। बाकी गार्ड्स भी मिलकर उसे काबू कर लेते हैं और उसे उसकी कोठरी में बंद कर देते हैं। मामला शांत होने के बाद सभी अपने अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन पॉल का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वह गलियारे में पेट के बल लेटकर कराहने लगता है। तभी जॉन दोबारा उसे आवाज देता है और कहता है कि उसे पॉल से कुछ जरूरी काम है। पॉल दर्द सहते हुए किसी तरह उसकी कोठरी के पास पहुंचता है। जैसे ही पॉल सलाखों के करीब आता है, जॉन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वह अपना हाथ पॉल के शरीर के उसी हिस्से पर रखता है जहां उसे गंभीर बीमारी और दर्द था। अचानक कोठरी के अंदर की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। सारे बल्ब चमकने लगते हैं और उनमें से एक बल्ब जोर से फट जाता है। उसी पल पॉल को महसूस होता है कि उसका दर्द तेजी से कम हो रहा है और कुछ ही क्षणों में उसकी तकलीफ पूरी तरह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन पीछे हटकर जोर जोर से खांसने लगता है। उसके मुंह से काले कीड़ों और राख जैसी कोई रहस्यमयी चीज निकलती है जो हवा में फैलकर गायब हो जाती है। पॉल हैरानी से पूछता है कि उसने यह क्या किया है। जॉन बेहद शांति से कहता है कि उसने केवल उसकी मदद की है। इसके बाद वह बताता है कि अब वह बहुत थक गया है और सोना चाहता है। पॉल तुरंत शौचालय में जाकर अपनी हालत जांचता है। इस बार उसे पेशाब करते समय जरा भी दर्द नहीं होता और उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इस अद्भुत घटना के बाद जॉन के बारे में पॉल की सोच पूरी तरह बदल जाती है। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस आदमी को 2 बच्चियों की बर्बरता से हत्या के आरोप में मौत की सजा मिली है, उसके पास किसी बीमार इंसान को ठीक करने की ऐसी दैवीय शक्ति हो सकती है। जॉन के बारे में सच्चाई जानने के लिए पॉल उस वकील से मिलने जाता है जिसने उसका मुकदमा लड़ा था। वह पूछता है कि क्या जॉन का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड था या उसने कभी किसी और को नुकसान पहुंचाया था। वकील बताता है कि उन दोनों बच्चियों की घटना से पहले किसी ने भी जॉन को उस इलाके में कभी नहीं देखा था। उसके बारे में कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिला था। लोगों का अंदाजा था कि वह काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा होगा, लेकिन क्योंकि वह बच्चियों की लाशों के साथ मिला था और अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा था, इसलिए सभी ने उसे ही असली हत्यारा मान लिया। इधर जेल में विलियम लगातार गार्ड्स और कैदियों को परेशान करता रहता है। कभी वह किसी के चेहरे पर थूक देता तो कभी उनके ऊपर पेशाब कर देता था। एक दिन वह मौका देखकर पर्सी को दबोच लेता है और उसे बुरी तरह डराने लगता है। पर्सी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि डर के मारे उसकी पतलून ही गीली हो जाती है। बाकी गार्ड्स किसी तरह उसे विलियम के चंगुल से छुड़ाते हैं। विलियम को उसकी इस हरकत की सजा देते हुए अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद डेल की मौत की सजा का दिन करीब आ जाता है। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता मिस्टर जिंगल्स की सता रही थी। वह लगातार सोच रहा था कि उसकी मौत के बाद उसके इस प्यारे चूहे का ध्यान कौन रखेगा। तभी एक गार्ड उसे दिलासा देता है कि वे मिस्टर जिंगल्स को एक खास चूहों के सर्कस में भेज देंगे जहां वह अपने कर्तव्य दिखाएगा और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डेल इस बात पर विश्वास कर लेता है और खुश हो जाता है। तभी अचानक मिस्टर जिंगल्स उसकी कोठरी से निकलकर गलियारे में दौड़ने लगता है। उसी समय पर्सी वहां से गुजर रहा था और वह जानबूझकर अपना भारी पैर चूहे पर रख देता है। वह उसे बुरी तरह कुचल कर आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेल अपने चूहे को इस तरह तड़पता देखकर जोर जोर से रोने लगता है। जॉन भी अपनी कोठरी से यह सब दर्दनाक मंजर देख रहा था। वह तुरंत पॉल से चिल्लाकर कहता है कि चूहे को जल्दी उसके पास लाया जाए। पॉल बिना देर किए जमीन से मिस्टर जिंगल्स को उठाता है और उसे सलाखों के बीच से जॉन के हाथों में रख देता है। जॉन मिस्टर जिंगल्स को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ लेता है और धीरे से उस पर फूंक मारता है। उसी पल उसके हाथों के बीच एक तेज और जादुई रोशनी चमकने लगती है। कुछ देर बाद जॉन के मुंह से फिर वही रहस्यमयी काली राख जैसी चीज बाहर निकलती है और हवा में घुलकर गायब हो जाती है। अगले ही पल मिस्टर जिंगल्स दोबारा सांस लेने लगता है। वह जॉन के हाथों से उतरकर दौड़ता हुआ अपने मालिक डेल के पास पहुंच जाता है। एक मरे हुए चूहे को फिर से इस तरह जिंदा देखकर पॉल और बाकी गार्ड्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि जॉन के पास कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह न केवल इंसानों की गंभीर बीमारी ठीक कर सकता है बल्कि मरते हुए छोटे जीव को भी नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन अफसोस, डेल की मौत की सजा का मुकर्रर दिन आ चुका था। उसे उसकी कोठरी से बाहर निकालकर बिजली की कुर्सी वाले खौफनाक कमरे में ले जाया जाता है। इस बार पूरी सजा की जिम्मेदारी पर्सी को सौंपी गई थी। पर्सी ने पॉल से वादा किया था कि अगर उसे एक बार मौत की सजा की देखरेख करने का मौका दिया जाए तो इसके बाद वह यहाँ से हमेशा के लिए अपना तबादला करवा लेगा। अपने ऊंचे और रसूखदार संबंधों की वजह से उसे किसी दूसरी जगह मनचाही नौकरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। नियम के मुताबिक बिजली की कुर्सी पर बैठाने के बाद कैदी के सिर पर पानी में अच्छी तरह भिगोया हुआ स्पंज रखा जाता था। गीला स्पंज बिजली के करंट को जल्दी और सीधे दिमाग तक पहुंचाता था, जिससे कैदी की मौत कुछ ही क्षणों में हो जाती थी और उसे बहुत कम तकलीफ सहनी पड़ती थी। लेकिन प्रतिशोधी पर्सी जानबूझकर
डेल के सिर पर सूखा स्पंज रख देता है। बाकी गार्ड्स को इस बात की भनक तक नहीं थी। जैसे ही बिजली चालू की जाती है, डेल का शरीर करंट के कारण बुरी तरह जलने लगता है। उसकी मौत तुरंत नहीं होती। वह कुर्सी पर बेहद तड़पता रहता है और पूरे कमरे में उसके जलते हुए शरीर की बदबू फैल जाती है। यह भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। आखिरकार डेल की मौत की सजा पूरी हो जाती है, लेकिन पर्सी की इस घटिया हरकत की वजह से उसे बहुत दर्दनाक और खौफनाक सजा सहनी पड़ती है। इस पूरी घटना के बाद पॉल गहरे गुस्से में पर्सी को एक तरफ अलग ले जाता है। वह साफ लहजे में कहता है कि अगर पर्सी ने तुरंत यहाँ से अपना तबादला नहीं करवाया तो वह अपनी रिपोर्ट में उसकी सारी सच्चाई लिख देगा। पॉल उसे याद दिलाता है कि विलियम के अचानक हुए हमले के समय उसके हाथ कैसे कांप रहे थे और वह डर के कारण अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया था। वह रिपोर्ट में यह भी लिख सकता है कि विलियम ने उसे इतना डरा दिया था कि उसकी पतलून ही गीली हो गई थी। पर्सी अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट ऊपर गई तो उसकी सरेआम बेइज्जती होगी और शायद उसे किसी अच्छी जगह नौकरी भी न मिले। इसलिए वह घबराकर वादा करता है कि वह बहुत जल्द ग्रीन माइल छोड़ देगा। जब पॉल वापस जॉन की कोठरी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि जॉन लगातार रो रहा है। जॉन सिसकते हुए बताता है कि उसने डेल की वह सारी भयंकर तकलीफ अपने भीतर महसूस की थी। मिस्टर जिंगल्स ने भी अपने मालिक का वह भयानक दर्द महसूस किया था। इसी खौफ के कारण वह वहां से भागकर कहीं अंधेरे में छिप गया था। जॉन फिर कहता है कि वह बहुत थक गया है और अब सिर्फ सोना चाहता है। पॉल उसकी यह नाजुक हालत देखकर अच्छी तरह समझ जाता है कि दूसरे लोगों का दर्द जॉन के लिए भी उतना ही असली और तकलीफदेह है जितना उस व्यक्ति के लिए जो उसे असल में सह रहा होता है। कुछ समय बाद पॉल अपने घर पर बाकी गार्ड्स को रात के खाने पर बुलाता है। वहां वे सभी मिलकर जॉन की इन अद्भुत शक्तियों के बारे में गंभीरता से बात करते हैं। पॉल उन्हें यकीन दिलाता है कि जॉन ने उसके पेशाब की गंभीर बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ठीक कर दिया था। बाकी गार्ड्स ने भी अपनी आंखों से मिस्टर जिंगल्स को दोबारा जिंदा होते देखा था, इसलिए अब उन्हें भी पॉल की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था। तभी पॉल के मन में जेल के वार्डन हैल मूर्स की पत्नी मेलिंडा का ख्याल आता है, जो दिमाग के ट्यूमर की वजह से अपनी मौत के बेहद करीब थी। पॉल का मानना था कि अगर जॉन उसकी यह गंभीर बीमारी ठीक कर दे तो शायद मेलिंडा की जान बच सकती है। इसलिए वे सभी मिलकर जॉन को एक रात चुपके से जेल से बाहर ले जाने की एक गुप्त योजना बनाते हैं। यह काम बेहद खतरनाक और गैर कानूनी था। अगर वे पकड़े जाते तो उनकी नौकरी तो जाती ही, साथ ही उन्हें खुद जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। इसके बावजूद वे सभी मेलिंडा की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाने को पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इस योजना को शुरू करने से पहले वे सन की कैदी विलियम को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उसकी पीने की चीज में नींद की तेज दवा मिला दी जाती है। इसके ठीक बाद वे पर्सी को चालाकी से पकड़कर अंधेरी काल कोठरी में बंद कर देते हैं ताकि वह उनके रास्ते में कोई रुकावट न डाल सके। अब वे जॉन को उसकी कोठरी से बाहर निकालते हैं और चुपचाप गलियारे के रास्ते से ले जाने लगते हैं, लेकिन विलियम पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। जॉन जैसे ही उसकी कोठरी के पास से गुजरता है, विलियम अचानक सलाखों के बीच से अपना हाथ निकालता है और जॉन की बाह को कसकर पकड़ लेता है। विलियम के छूते ही जॉन का पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने विलियम के भीतर कोई बहुत ही भयानक और काली चीज देख ली हो। गार्ड्स फुर्ती से जॉन का हाथ विलियम के चंगुल से छुड़ाते हैं। इसके बाद विलियम पीछे फर्श पर गिर जाता है और दवा के असर से गहरी नींद में बेहोश हो जाता है। जॉन कुछ देर तक इस घटना से बेहद परेशान और बेचैन रहता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि उसने विलियम को छूते समय आखिर क्या महसूस किया था। जब जॉन जेल की दमघोंटू दीवारों से बाहर निकलता है तो वह खुले आसमान को देखकर एक बच्चे की तरह बहुत खुश होता है। वह जमीन पर झुककर घास और मिट्टी को भी बड़े प्यार से छूता है, मानो बहुत लंबे समय बाद उसने इस खुली धरती को महसूस किया हो। उसकी यह मासूमियत देखकर गार्ड्स को एक बार फिर गहराई से एहसास होता है कि इतने विशाल और भीमकाय शरीर के अंदर केवल एक छोटे बच्चे जैसा पवित्र दिल छिपा हुआ है। वे जॉन को सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर वार्डन के घर की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में एक गार्ड उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वे सब उसे कहां ले जा रहे हैं। जॉन बहुत ही शांति और सादगी से जवाब देता है कि वे उसे एक बीमार औरत की मदद करने के लिए ले जा रहे हैं। उसका यह जवाब सुनकर सभी गार्ड्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी जॉन को मेलिंडा की बीमारी या इस पूरे प्लान के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। जब वे वार्डन हैल मूर्स के घर पहुंचते हैं तो गाड़ी की आवाज सुनकर हैल बाहर आ जाता है। रात के समय अपने ही गार्ड्स के साथ एक कैदी को देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद जॉन जेल से भाग निकला है और पॉल ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। हैल तुरंत अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे रोककर समझाता है कि वे उसे या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। वे यहाँ केवल उसकी बीमार पत्नी मेलिंडा की मदद करने के लिए आए हैं। पहले तो हैल उनकी इस अजीब बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, मगर पॉल उसे अपनी गंभीर बीमारी के ठीक होने और मृत चूहे मिस्टर जिंगल्स के दोबारा जिंदा होने के चमत्कार के बारे में बताता है। वह हैल से केवल एक बार जॉन को मेलिंडा के पास जाने देने की भावुक विनती करता है। आखिरकार हैल उनकी बात मान लेता है और जॉन को घर के अंदर ले जाया जाता है। मेलिंडा की हालत उस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ट्यूमर के कारण वह शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गई थी और मानसिक संतुलन खोने की वजह से कभी कभी उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जॉन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके बिस्तर के पास पहुंचता है। मेलिंडा उसे देखकर पूछती है कि उसका नाम क्या है। जॉन हमेशा की तरह अपनी सहज मासूमियत से जवाब देता है, जॉन कॉफी, कॉफी जैसा, बस इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। इसके बाद जॉन उसके करीब झुकता है और अपना मुंह उस महिला के मुंह के पास ले जाता है। वह मेलिंडा के भीतर छिपी उस पूरी जानलेवा बीमारी को अपनी सांस के साथ खींचकर अपने शरीर के अंदर समा लेता है। उसी पल कमरे की रोशनी अचानक बहुत तेज होने लगती है और चारों तरफ एक अजीब सी हलचल होने लगती है। कुछ ही पलों में मेलिंडा का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं और वह पूरी तरह होश में आ जाती है। लेकिन इस बार जॉन उस भयानक बीमारी को तुरंत अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। वह जोर जोर से कांपने और खांसने लगता है। उसकी यह नाजुक हालत देखकर पॉल और बाकी गार्ड्स अच्छी तरह समझ जाते हैं कि मेलिंडा की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर और जानलेवा थी। दूसरी तरफ मेलिंडा बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ दिखाई दे रही थी। उसे अपनी बीमारी के उन दर्दनाक दिनों के दौरान हुई अधिकतर बातें याद नहीं थी। वह जॉन से दोबारा उसका नाम पूछने लगती है, मगर अगले ही पल वह खुद उसके मुंह से उसका नाम बोल देती है। ऐसा लगता था कि उसे धुंधले रूप में यह
यह गहरा एहसास था कि जॉन ने उसके लिए क्या किया है। मेलिंडा कहती है कि उसने एक सपना देखा था कि वह चारों तरफ फैले एक गहरे अंधेरे में खो गई थी, लेकिन तभी जॉन रोशनी बनकर उसके पास आया और उसे उस दलदल से बाहर निकाल लाया। इसके बाद वह आदर और कृतज्ञता के साथ अपने गले से एक कीमती नेकलेस उतारकर जॉन को पहना देती है और उसे गले लगाकर भावुक होकर धन्यवाद कहती है। वार्डन हैल अपनी पत्नी को इस तरह पूरी तरह ठीक देखकर बेहद भावुक हो जाता है, मगर वहां किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जादुई चमत्कार कैसे हुआ। पॉल और उसके साथी थके हारे जॉन को लेकर तुरंत वापस जेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वापसी के पूरे रास्ते जॉन की हालत लगातार बिगड़ती और खराब होती रहती है। उसके शरीर के अंदर भरी वह बीमारी उसे लगातार असहनीय तकलीफ दे रही थी, लेकिन वह उसे पहले की तरह तुरंत बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जेल वापस पहुंचने के बाद वे जॉन को दोबारा उसकी सुरक्षित कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद गुस्से से लाल पीले हो रहे पर्सी को अंधेरी काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। पर्सी बेहद गुस्से में था, लेकिन पॉल उसे उसका वादा याद दिलाता है कि इस घटना के बाद उसने यहाँ से अपना तबादला करवाने की बात कही थी। वह चिढ़कर चुपचाप वहां से जाने लगता है और जैसे ही वह जॉन की कोठरी के ठीक सामने से गुजरता है, अचानक जॉन सलाखों के बीच से तेजी से अपना हाथ बाहर निकालता है और पर्सी को दबोच लेता है। वह उसे ताकत से अपनी तरफ खींचता है और जबरन उसके मुंह के अंदर वह सारी जानलेवा बीमारी और फेफड़ों का जहर छोड़ देता है, जिसे उसने मेलिंडा के शरीर से खींच कर निकाला था। इस खौफनाक और काली ऊर्जा के असर से पर्सी की हालत तुरंत बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है, उसका मानसिक संतुलन खो जाता है और उसकी आंखों में कोई होश नहीं रहता। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ खतरनाक कैदी विलियम की कोठरी के सामने पहुंचता है। फिर बिना एक शब्द कहे वह अपनी गन निकालता है और गहरी नींद में सो रहे विलियम पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। गोलियों के लगते ही विलियम की वहीं तड़पकर मौत हो जाती है। इस वारदात के तुरंत बाद पर्सी खुद जमीन पर गिरकर मिर्गी के मरीज की तरह बुरी तरह कांपने और तड़पने लगता है। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से भी वही रहस्यमयी काले कीड़ों और राख जैसी चीजों का गुब्बार बाहर हवा में निकलने लगता है, जो अक्सर जॉन के मुंह से निकला करता था। यह सब अपनी आंखों से देखकर पॉल तुरंत समझ जाता है कि जॉन ने यह सब जानबूझकर किसी बहुत बड़ी वजह से किया है और उसने पर्सी को जरिया बनाकर अपराधी विलियम को उसके कर्मों की सजा दी है। पॉल घबराकर उसकी कोठरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन बहुत ही गंभीर आवाज में जवाब देता है कि पर्सी और विलियम दोनों ही बहुत क्रूर और बुरे इंसान थे। वह पॉल को बताता है कि जब जेल से बाहर निकलते समय विलियम ने अचानक नींद में उसका हाथ कसकर पकड़ा था, तभी उसने उसके छूते ही उसके अंदर छिपे उस खौफनाक सच और दरिंदगी को देख लिया था। इसके बाद जॉन पॉल से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही पॉल आगे बढ़कर उसका हाथ थामता है, जॉन की दिव्य शक्तियों टेलीपैथी के जरिए पॉल की आंखों के सामने उस खौफनाक रात का पूरा मंजर तैर जाता है और उसे विलियम के उस भयानक अपराध की पूरी सच्चाई दिखाई देने लगती है। पॉल अपनी आंखों से देखता है कि जिन दो मासूम और बेगुनाह बच्चियों की बेरहमी से हत्या करने के झूठे आरोप में जॉन को मौत की सजा सुनाई गई थी, असल में उनका असली कातिल कोई और नहीं बल्कि यही सन की कैदी विलियम था। विलियम ने पहले उन बच्चियों के घर पर काम किया था, इसलिए वे दोनों बच्चियां उसे अच्छी तरह पहचानती थीं। उसने रात के अंधेरे में चालाकी से उन्हें अगवा किया और जब उन दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की तो इस दरिंदे ने गुस्से में उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। जॉन तो उस घटना स्थल पर बहुत देर बाद पहुंचा था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन बच्चियों को दोबारा जिंदा करने और बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब तक वह उन्हें ढूंढ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे दम तोड़ चुकी थी। इसीलिए जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वह उनकी लाशों को अपनी बाहों में समेटकर फूट फूट कर रो रहा था और बार बार कह रहा था कि उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह उन्हें बचा नहीं पाया। यह सब अपनी आंखों से देखने के बाद अब पॉल को 100% यकीन हो जाता है कि जॉन कॉफी पूरी तरह बेगुनाह और भगवान का भेजा हुआ एक पवित्र फरिश्ता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।